तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप लोगों ने सुना होगा एक एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज हुआ था लास्ट वीक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, ये रिलीज किसके द्वारा किया गया, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये रिलीज किया गया येल यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, इसमें हम इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको पहले बताऊंगा कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे, फिर उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की। तो ये जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, तो ये एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया, येल यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज किया गया। ये येल यूनिवर्सिटी कहाँ की है, अमेरिका की, यूएसए की। तो यूएसए की येल यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसका 22nd एडिशन है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स का, 180 कंट्रीज के बीच में ये सर्वे किया गया और इसमें 11 इश्यूज रेज किए गए। तो 11 इश्यूज के ऊपर 180 कंट्रीज पे ये सर्वे किया गया येल यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। इसमें उन्होंने एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 32 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे जो सर्वे किया वो हमने याद रखना है। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्वे है। क्लियर है? तो दोबारा मैं बता रहा हूँ, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जिसका 22nd एडिशन येल यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, 180 कंट्रीज के ऊपर सर्वे किया गया और 11 इश्यूज पे फोकस करते हुए उन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज की। तो आउट ऑफ 100 ये मार्क्स दिया इन्होंने। तो आउट ऑफ 100 किसको कितने मार्क्स मिले वो मैटर करेगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगा, वो हमने याद रखना है। ठीक है, मतलब कौन सी कंट्री टॉप पे रही वो हमारे लिए मैटर कर रहा है, और इंडिया को क्या मिला और इंडिया का क्या रैंक यहाँ पर है वो हमने याद रखना है। तो इंडिकेटर्स कितने हैं, टोटल इश्यूज कितने थे, सॉरी वो थे 11, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो रहा वो रखा एनवायरमेंटल हेल्थ, और दूसरा रखा गया इकोसिस्टम विटैलिटी। विटैलिटी मींस स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिवनेस। तो इकोसिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग और एक्टिव रहा, उसके ऊपर ये 7 पॉइंट्स देखे, जिसमें वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, एमिशन, क्लाइमेट चेंज, फिशरीज, इकोसिस्टम सर्विसेज, बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट, इसके ऊपर फोकस किया गया। वेयर एज जो एनवायरमेंटल हेल्थ है उसमें 4 पॉइंट्स के 4 इश्यूज के ऊपर फोकस किया, एयर क्वालिटी, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हैवी मेटल्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इन 11 इश्यूज पे ये जो डाटा रिलीज किया गया, इसको हमने अब स्टडी करना है। क्लियर है? तो किसके द्वारा रिलीज किया, बार बार मैं बोल रहा हूँ, येल यूनिवर्सिटी 180 कंट्रीज के ऊपर और 11 इश्यूज पे फोकस किया। तो अब इसकी रिपोर्ट हम देखते हैं क्या इन्होंने रिलीज किया इसमें। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किस कंट्री ने टॉप किया है, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टॉप पे रहने वाली जो कंट्री है उसका नाम क्या है, डेनमार्क। डेनमार्क जिसकी कैपिटल कोपेनहेगन है, क्रोन यहाँ की करेंसी है। तो डेनमार्क टॉप पे रहा इस इंडेक्स में, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो टॉप पे रहा उस कंट्री का क्या नाम है, डेनमार्क। सो डेनमार्क को आउट ऑफ 100 82.5 मार्क्स मिले। ठीक है, उन्होंने कितना स्कोर किया एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में, 82.5। सो स्कोर आप छोड़ सकते हैं, आपने क्या याद रखना है, इस इंडेक्स में किस कंट्री ने टॉप किया। तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप पे रहने वाली कंट्री का नाम है डेनमार्क, कैपिटल कोपेनहेगन, करेंसी क्रोन। ठीक है जी, चलिए आगे। इसके साथ तो फॉलोड बाय लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, तो उनके बाद इनकी बारी आती गई। ये 2nd रैंक 3rd रैंक होल्ड करने वाली कंट्रीज हैं। आगे देखिए इंडिया कहां पर रैंक आया, इंडिया का क्या रैंक है वो मैटर करेगा हमारे लिए। तो देखिए कितनी कंट्रीज के ऊपर सर्वे हुआ, 180 कंट्रीज में। तो इंडिया का रैंक देखिए क्या हाल है, 168। सो बहुत ही खराब रैंक आया इंडिया का। सो आउट ऑफ 180 इंडिया का रैंक आया 168। क्लियर है? सो आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स है इंडिया के, 27.6। तो इंडिया का रैंक 168 एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 168, और इतने ही मार्क्स स्कोर करने वाला दूसरा कंट्री कौन सा है, घाना। घाना जिसकी कैपिटल क्या है, सीडी, CEDI, सीडी और एक्रा यहाँ की कैपिटल है। तो करेंसी क्या है, सीडी, और कैपिटल क्या है घाना की, एक्रा, ACCRA। क्लियर? तो मैं साथ साथ बेसिक फैक्ट भी बताता जा रहा हूँ। इंडिया का रैंक 168 आया है, और इसके साथ पैरेलल साथ में कौन सी कंट्री है, घाना, घाना कैपिटल एक्रा। क्लियर? तो इंडिया का रैंक 168 है, और बॉटम में कौन सा, लास्ट में कौन सा कंट्री आया है, लाइबेरिया। तो बॉटम में लास्ट में जो कंट्री आया उसका नाम है लाइबेरिया। सो लाइबेरिया रैंक 180th। ठीक है, मतलब देखा जाए बॉटम में कंट्री जो आया वो कौन सा है, लाइबेरिया। तो लाइबेरिया जिसकी कैपिटल है मोनरोविया।
तो मोनरोविया कैपिटल वाला कंट्री लाइबेरिया ये लास्ट रैंक पे होल्ड है। तो इसमें आपने क्या समझा, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो रिलीज किया गया येल यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज किया गया, जिसमें उन्होंने 11 इश्यूज के ऊपर ये डाटा रिलीज किया और उन्होंने बताया कि इसके अकॉर्डिंग डेनमार्क टॉप पे रहा, इंडिया का रैंक 160 रहा, 168 रहा और लास्ट में जो कंट्री है वो है लाइबेरिया। तो इतने पॉइंट आपने याद रखने हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और ये सारी पीडीएफ मैं आपको अभी सेंड भी कर दूंगा, तो आप इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 11 इश्यूज के ऊपर इसकी डिस्कशन हुई। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो जल्दी से यस और नो कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से फास्ट, हरी अप स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको 2 पीडीएफ्स करानी है इस लेक्चर में, ठीक है ना। हम यस नो पे चलेंगे, क्लियर होता जाएगा, यस करते जाइए। चलिए, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, आप सबको समझ में आ रहा है। तो ये था हमारा पहला इंडेक्स, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एनवायरमेंट तो आप जानती हैं, एनवायरमेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, वर्ल्ड बैंक रिलीजेस ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। तो वर्ल्ड बैंक ने भी एक रिपोर्ट रिलीज की है, किसके ऊपर, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट के ऊपर। मतलब अब लॉकडाउन की वजह से हम जानते हैं कि इकोनॉमी सबकी नीचे गिरती जा रही है ना। तो इसके बाद मैं अगली पीडीएफ में आपको एफडीआई के ऊपर भी रिपोर्ट दिखाऊंगा, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ये जो रिपोर्ट है ये किसके ऊपर है, इकोनॉमी के ऊपर है, ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्टस 2020, ठीक है। तो ये हमने देखना है। तो इसका जो ये रिलीज किसने किया है, पहले तो ये याद रखिए, वर्ल्ड बैंक ने किया है ना। ये रिलीज किसने किया है, वर्ल्ड बैंक, जो कि 1944 में बना था। वर्ल्ड बैंक की 2 सब्सिडरीज, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और दूसरी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। देखिए मैं साथ साथ सारे फैक्ट आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, कहीं से कुछ भी बने आपका सारा क्लियर रहेगा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक जिसकी 2 सब्सिडरीज हैं, IBRD एंड IDA, इसके मेंबर है 189 और इसके मेंबर है 173। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास, ठीक है। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट भी होंगे वो भी क्लियर होते जाएंगे, और जो रिपोर्ट में हमने मेन पढ़ना होगा वो भी क्लियर करेंगे। सो वर्ल्ड बैंक जिन्होंने अभी रिपोर्ट रिलीज की है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस 2020, ठीक है। सो इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब हम पढ़ते हैं। द रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि जो दुनिया में वर्ल्ड की ग्लोबल जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई है कितनी, 5.2% से। तो ये आपने वैल्यू याद रखनी है, कितने परसेंट से कॉन्ट्रैक्ट की है, 5.2% से ग्लोबल जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड बाय 5.2% ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। सो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से 5.2% वर्ल्ड ग्लोबल जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है। उसके बाद हम देखेंगे इंडिया की, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, द रिपोर्ट असेसेस द इंप्रेशन ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक एंड आल्सो एग्जामिन्स द पॉसिबल कोर्स एंड आउटकम्स। इट इंडिकेट क्लियर एक्शन नीडेड बाय ग्लोबल कम्युनिटी एंड नेशनल पॉलिसी मेकर टू रिस्ट्रिक्ट हार्म, रिकवर एंड रीबिल्ड द स्ट्रॉन्गर। अब देखिए वही सारी चीजें बता रहे हैं कि किस क्या क्या इफेक्ट पड़ा, क्या क्या हुआ। तो एक हम इसी रिपोर्ट को हम आगे एफडीआई वाली रिपोर्ट के साथ भी अगर कंपेयर करेंगे और मिलाकर समझें, इन्होंने ये कहा कि 2020 में तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर गई, एफडीआई आ नहीं रहा, तो राइट इश्यूज कर रहे हैं कंपनीज, या हम सारी चीजें इकट्ठी मिलकर पढ़ेंगे। तो एफडीआई आ नहीं रहा हमारा, ठीक है, जीडीपी नीचे गिरती जा रही है, राइट इश्यूज कर रही हैं कंपनीज, ठीक है, अपना पैसा बढ़ाने के लिए। तो अब माना गया कि 2020 तक तो हमारा जीडीपी सब कुछ बिल्कुल बॉटम तक चला जाएगा। फिर 2021 में भी माना जा रहा है कि 10% से और नीचे जाएगा। अभी तो माना जा रहा है कि 30 to 40% से हमारा एफडीआई नीचे गिर गया, ठीक है। जीडीपी हमारी 5.2% से ग्लोबली नीचे गिर चुकी है। तो ऐसे ही माना जा रहा है 2021 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आएगा और 2022 से रिकवरी होनी शुरू होगी। तो इन रिपोर्ट्स का जो फाइनली निचोड़ निकलेगा वो ये निकलेगा कि ये जो रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी वो 2022 से होगी, ठीक है। तो अगले साल में भी इसका काफी असर हमें दिखेगा। तो 5.2% ग्लोबल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ग्लोबली कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और इंडिया में कितना बोला जा रहा है, 3.2%,
ठीक है, इंडिया में कितना बोला जा रहा है कि इंडिया में जीडीपी जो एक्सपेक्टेड है कि कॉन्ट्रैक्ट होगी 3.2%, और ये भी बताया व्हाइल इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड बाय 3.1% इन 2021, और 3.1% से माना जा रहा है। अभी ये सारी प्रिडिक्शन ही चल रही हैं, कोई भी रिपोर्ट आ रही है वो सारी प्रिडिक्शन ही है। तो 2021 में 3.1% से एक्सपैंड हो सकती है इंडिया की जीडीपी। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखिए, एडवांस इकोनॉमीज जो है, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको एडवांस इकोनॉमीज कहते हैं, आपको पता होगा। तो एडवांस इकोनॉमीज मींस जहां पर कैपिटा इनकम हाई रहता है, वहां पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है बहुत हाई लेवल का, अच्छे लेवल का होता है, वहां पर बोला जाता है एडवांस इकोनॉमीज। तो एडवांस इकोनॉमीज में भी इकोनॉमी जो है, जीडीपी जो है वो भी नीचे गिर चुकी है 7% में। एडवांस इकोनॉमीज मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर भी जीडीपी 7% से नीचे गिर चुकी है। यूएसए की भी देख लीजिए 6.1% से नीचे गिर रही है। जापान की भी नीचे 9.1% से गिर रही है। सॉरी। तो ये रिपोर्ट कह रही है कि हमने ग्लोबली देखा तो ग्लोबली कितना डिक्रीज हुआ 5.2%, और इंडिया का कितना डिक्रीज हुआ 3.2%। तो हमारी जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है। इंडिया की भी आपने वैल्यू याद रखनी है और ग्लोबल मतलब वर्ल्ड की भी याद रखनी है। और ये रिपोर्ट जिसका नाम है, जिसका टाइटल है, ये देखिए टाइटल क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट 2020 रिलीज किसने किया? वर्ल्ड बैंक ने। तो ये मेन फैक्ट थे इस रिपोर्ट के, और आपने इसको अच्छे से ध्यान से याद रखना। और इसमें एक पॉइंट ये भी है कि चाइना की जो जीडीपी है इज एक्सपेक्टेड टू बिकम स्लो 1% वो एक्सपेक्टेड हुई है कि वो स्लो हुई है, मतलब वो 1% से वो गिरी है। मतलब सबसे कम इफेक्ट चाइना को पड़ा, बाकी सबको अभी इस दौर पे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बाकियों को सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है इस कोरोना वायरस की वजह से। सो आई होप आपको ये भी रिपोर्ट अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेन फैक्ट आपने सारे इसमें से एक्सट्रैक्ट आउट किए हैं और इन पे फोकस रखना है। तो 2 रिपोर्ट्स हमने अभी कंप्लीट कर ली हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर है। जल्दी से यस नो कर दीजिए। वेरी गुड, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन रेलवे ने अभी इंडिया का इंडियाज फर्स्ट हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट बनाया है। इंडिया का पहला हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट बनाया इंडियन रेलवे ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरहेड इक्विपमेंट होता क्या है ये हमने समझना है। ओवरहेड इक्विपमेंट समझने के लिए इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये ट्रेन के ऊपर ये जो लगा हुआ है एंटीना टाइप, इसको बोला जाता है पेंटोग्राफ। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? पेंटोग्राफ। ठीक है, पेंटोग्राफ। तो पेंटोग्राफ क्या होता है? ये आपको पता है, ये जो तार जा रही है इससे बिजली मिलती है इस इंजन को। तो अब ये जो इंजन है ये डीजल पे नहीं सारे चलते, ये किस पे चलते हैं? बिजली पे चलते हैं, है ना। तो लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है, जब हमने कार्गो भेजना है, जब हमने सामान भेजना है, उस पे क्या था, अगर एक मंजिला भेजना हो फिर तो हम बिजली वाले से भेज देते हैं। लेकिन अगर हमने डबल वाला भेजना हो, ये जैसे ये डबल डेकर, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अगर ये डबल डेकर वाला भेजना हो तब हमारे पास ऐसे अभी तक पेंटोग्राफ नहीं थे जो इतने बड़े हों और तार ऊपर से निकल जाए। तो हम कौन सा इंजन यूज कर रहे थे? डीजल इंजन। ठीक है, तो डीजल इंजन यूज कर रहे थे, तो उससे एक तो एनवायरमेंट वाला तो प्रॉब्लम रहेगा ही, और ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब दोबारा नहीं यूज किया जा सकता। मतलब आप समझ पाए, है ना। तो सीधी सी बात है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी से चलाने हैं ये इंजन। तो हमने क्या किया, पहली बार पेंटोग्राफ की साइज को बड़ा कर दिया। तो ये इंडिया में पहली बार हुआ है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इसको अब हम रीड करते हैं, तो समझ में आ चुका होगा कि किस पर्पस के लिए यूज करना है। अब यात्रियों को लेके जाने के लिए नहीं अभी बात हो रही, अभी ये जो सामान है उसको भेजने के लिए बात की जा रही है, जिसका ज्यादा हमें यूजेज करना है। तो अब रीड करके देखिए, आपको सारा समझ में आएगा। इंडियन रेलवे हैज कमीशनड द फर्स्ट हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट एंड सक्सेसफुली ran a double stack container इलेक्ट्रीफाइड टेरिटरी ऑन वेस्टर्न रेलवे। ये कारनामा किया कि इन्होंने वेस्टर्न रेलवे ने किया है। विद दिस इंडियन रेलवे हैज बिकम द फर्स्ट टू रन डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन विद हाई रीच पेंटोग्राफ। तो ये देखिए, दुनिया में ये पहला ऐसे करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? इंडिया। ठीक है, तो ये काम करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? इंडिया। इसमें जो इन्होंने पेंटोग्राफ की जो हाइट है वो कितनी बढ़ा दी है?
7.5 मीटर हाई, ठीक है। वैसे ये नॉर्मली 1 से 2 मीटर के बीच में होता है, तो ये इन्होंने 7.7 मीटर ऐसे ये पेंटोग्राफ को खड़ा किया है। द फर्स्ट हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट इसको बोला गया। और ये इन्होंने जो ट्रायल किया था ये कहाँ पर किया था? गुजरात में, पालनपुर से लेकर बोताड़ स्टेशन तक। तो इतना ज्यादा डीप नहीं, पर ये सारे पॉइंट आपने याद रखने, यहाँ तक गुजरात तक। तो बाकी सारी कहानी आप समझ चुके हैं। सो क्लियर है? जल्दी से यस नो करके बताइए। ठीक है जी। तो ये हमारा हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली रिपोर्ट देखिए। आपने एक वर्ल्ड रैंकिंग प्रोड्यूस करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन सुनी होगी, क्वेक्रेली साइमंड्स, ठीक है। क्वेक्रेली साइमंड्स दुनिया में यूनिवर्सिटी रैंकिंग की रिपोर्ट रिलीज करती है। तो इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमने एक वर्ल्ड और प्लस एक इंडिया का याद रखना है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, ठीक है, इनकी रिपोर्ट जो अब आई है, रिसेंट रिपोर्ट आई है, जो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है? वो टॉप यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? एमआईटी, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएसए। तो ये याद रखना है कि टॉप पे ये किसके द्वारा रिलीज की गई? क्वेक्रेली साइमंड्स। तो क्यूएस एक ब्रिटिश बेस्ड ये कंपनी है जो ऐसा डाटा रिलीज करती है, ब्रिटिश कंपनी, जो कि स्पेशली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अराउंड ये इसके अराउंड रिपोर्ट रिलीज करती है अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, पूरी दुनिया पे। तो पूरी दुनिया की ये यूनिवर्सिटीज का कंपैरिजन करती है और इनके अकॉर्डिंग टॉप पे जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है? एमआईटी। और भारत का अगर सर्वे किया जाए, इंडिया में जो टॉप यूनिवर्सिटी है इस फील्ड में वो कौन सी है? आपने याद रखना है, आईआईटी बॉम्बे। तो देखिए सुबह भी मैंने स्टूडेंट से पूछा था, कई स्टूडेंट्स आईआईटी मद्रास भी बोल रहे थे। तो आपने याद रखना है आईआईटी बॉम्बे 172 रैंक है इसका। सो आईआईटी बॉम्बे रैंक 172 अकॉर्डिंग टू द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, इसको मैं अभी थोड़ी देर तक कराऊंगा। इसमें तो सिंपली यही बताया जा रहा है कि इंडिया ने एक एनर्जी कोऑपरेशन साइन किया है डेनमार्क के साथ। सिंपल सी बात है, डेनमार्क के साथ अभी हमने बात की है, डेनमार्क कोपेनहेगन और क्रोन यहाँ की करेंसी है। तो इन्होंने जो ये साइन किया है डेनमार्क के साथ समझौता, उसमें यही है कि रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस किया जाएगा, जिसमें आप सोलर एनर्जी लगा लीजिए, विंड एनर्जी लगा लीजिए, इन पे ज्यादा फोकस किया गया। ठीक है, ये इतना है नहीं इंपॉर्टेंट, बस आप ये सिंपल सा अगर याद रखना चाहते हो, इंडिया ने एमओयू साइन किया एनर्जी कोऑपरेशन के ऊपर, किसके साथ? डेनमार्क के साथ। सफिशिएंट है, ठीक है। अगर रीड करोगे आपको सारा इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं हम। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन सुनी होगी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिलीज की गई रिपोर्ट है। तो ये किसके ऊपर है? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019 एंड 2020, ठीक है। 2019-20 का ये इंडेक्स रिलीज किया गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये आपने याद रखना है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया। तो आप मुझे बताइए, ठीक है ना, आप मुझे बताइए वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड फूड डे, ठीक है, वर्ल्ड फूड डे। यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो मैं ये बता देता हूँ, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे होता है 7 जून को। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है 7 जून को। लेकिन मैंने पूछा गया वर्ल्ड फूड डे कब होता है? यस नो करके जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, हमने टाइम वेस्ट नहीं करना। वेरी गुड, बिल्कुल सही है मनप्रीत जी, तरुण जी बिल्कुल सही है, 16 अक्टूबर। सो वर्ल्ड फूड डे हर साल मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, बिल्कुल सही जवाब आपका। वेयर एज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है 7 जून। तो उसके ऊपर ही रिपोर्ट रिलीज की गई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इन्होंने क्या कहा, सिंपल सी बात मैं बताता हूँ आपको। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कि इन्होंने जो बुक रिलीज की है उसका नाम रखा है ईट राइट ड्यूरिंग कोविड-19, कि कोविड-19 के दौरान आपने अच्छा हेल्दी हाइजेनिक फूड खाना है। और इस इन्होंने जो कैटेगरी रिलीज की है फूड सेफ्टी, मतलब कहाँ पर खाने की ज्यादा प्रॉब्लम किल्लत नहीं आएगी और वहां पर हेल्दी और हाइजेनिक फूड मिलता है।
तो इन्होंने ये 5 पैरामीटर रखे हैं जिसके बेसिस पे पूरे इंडियन स्टेट्स को डिवाइड किया 3 कैटेगरीज में। लार्ज स्टेट में कौन सा स्टेट टॉप पे है, स्मॉलर स्टेट्स में कौन सा स्टेट टॉप पे है, और यूनियन टेरिटरीज में कौन सी यूनियन टेरिटरी टॉप पे है फूड सेफ्टी इंडेक्स में। ठीक है, फूड सेफ्टी इंडेक्स में कौन सी स्टेट का क्या मतलब टॉप पे कौन सा, बस ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो इसमें जो पैरामीटर्स उन्होंने यूज किए वो हैं ह्यूमन रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशनल डाटा, कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग फैसिलिटीज, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, बिसाइड कंज्यूमर एम्पावरमेंट। तो इन सभी को आप कंपाइल कीजिए कि मतलब खाना जो बनाया जा रहा है उसकी कंपाइलेशन मतलब प्रॉपर टाइम पर किया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद टेस्टिंग टेक्नोलॉजी कैसी है, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस कितनी रहती है। तो ये सारी चीजों को उन्होंने ध्यान रखते हुए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये जो डाटा रिलीज किया है उसमें अब हम देखेंगे कि कौन कौन विनर रहा, कि कौन सी स्टेट लार्ज स्टेट में टॉप पे रही, स्मॉल स्टेट में टॉप पे रही और यूनियन टेरिटरीज में टॉप पे रही। तो वो आपने याद रखना है। तो सबसे पहले देखिए, लार्ज स्टेट में टॉप पे रहने वाली स्टेट का नाम है गुजरात। ठीक है, लार्ज स्टेट में टॉप पे रहने वाली स्टेट का क्या नाम है, गुजरात। विजय रूपानी यहाँ के सीएम है। ठीक है, विजय रूपानी यहाँ के क्या है, सीएम, और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर। वेयर एज गोवा, गोवा की तरफ अगर आप आ जाएं, गोवा के सीएम कौन है, गोवा स्मॉल स्टेट्स में टॉप पे रही और गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत, और यहाँ के गवर्नर कौन है, सत्यपाल मलिक। और यूनियन टेरिटरीज की अगर मैं बात करूं, यूनियन टेरिटरीज में टॉप पे जो यूनियन टेरिटरी रही उसका नाम वो है चंडीगढ़। तो आपने इन तीनों को ऐसे ही याद रख लेना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग है कि ये रिलीज किसके द्वारा की गई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, और इनके चेयरपर्सन है रीता तियोतिया। ठीक है, अभी पीछे इन्होंने एक ये भी रिपोर्ट रिलीज की थी, एक इन्होंने ये भी इंफॉर्मेशन रिलीज की थी कि इंडिया में ईट राइट सर्टिफिकेशन लेने वाला, ईट राइट मतलब अच्छा खाना खाने के लिए एक रेलवे स्टेशन को चुना गया था। तो वो रेलवे स्टेशन कौन सा था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो कहाँ पर है, मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र। तो ये ऐसी रिपोर्ट्स रिलीज की जाती है जो हमारा करंट अफेयर के टॉपिक रहते हैं, तो हम ऐसे कवर करते जा रहे हैं। तो क्या आपको ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाली रिपोर्ट क्लियर है? इंडेक्स ही था ये, सिंपल इंडेक्स आपने याद करना है। क्लियर है जी, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही जैसे हमने क्यूएस रिपोर्ट पढ़ी थी पीछे, तो यहाँ पर भी देखिए एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई। हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई, एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसके मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल, जिनका निक नेम है या फिर पेन नेम है, क्योंकि ये कवि है तो इनका पेन नेम है निशांक, NISHANK, निशांक। तो रमेश पोखरियाल निशांक, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है, इंडियन रैंकिंग 2024 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई। अब इसमें भी पैरामीटर्स 5 हैं। ठीक है, तो पैरामीटर्स आप अवॉइड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो इसमें जो रिपोर्ट रिलीज की जा रही है, इसमें यह बताया जा रहा है कि इंडिया की कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो टॉप पे है, इनके अकॉर्डिंग, हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग टॉप पे कौन सी है। प्लस इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज में भी यूनिवर्सिटीज का नाम लिया है, कॉलेज का नाम लिया कि कौन सा टॉप पे है। अगर मेडिकल की बात की जाए उसमें कौन सा है, मैनेजमेंट में कौन सा है, इंजीनियरिंग में कौन सा है। और इस बार इन्होंने एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है, तो जो नई इंट्रोड्यूस की है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा बनेगी, जो इससे पहले यूज नहीं, मतलब इन्होंने कभी अपने सर्वे में नहीं रखी थी। तो वो कौन सी है, डेंटल वाली, कि डेंटल कॉलेजेस में कौन सा कॉलेज इंडिया का बेस्ट कॉलेज है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट रिलीज की गई यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री रिलीजेस, तो इसका टाइटल क्या इन्होंने रखा, 5th एडिशन इंडियन रैंकिंग 2020, किसके लिए, फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो उनके द्वारा जो रिलीज की गई, तो 10 कैटेगरीज में रिलीज की गई। अब हम वो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। जैसे पहली कैटेगरी है ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल सभी में देखते हुए ओवरऑल इंडिया की यूनिवर्सिटी टॉप पे कौन सी है। ओवरऑल अगर हम बात करें, इंडिया का इंस्टीट्यूट कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो टॉप पे है। अगर ओवरऑल की बात की जाए, ये एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा बात की जा रही है। पीछे हमने
क्वेली साइमंड्स की बात की थी, ये अब हम बात जो कर रहे हैं ये एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा बात कर रहे हैं। तो इस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग टॉप पे जो यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है ओवरऑल कैटेगरी में, उसका नाम है आईआईटी मद्रास। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास टॉप पे है। वेयर एज इंजीनियरिंग में भी मद्रास टॉप पे है, ये याद रखना इजी है। तो ऐसे ये सारी कैटेगरीज के आप टॉप वाले आप देख सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी कैटेगरीज में आईआईएस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु टॉप पे है, मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद टॉप पे है, कॉलेजेस में बात की जाए मिरांडा हाउस दिल्ली वाला टॉप पे है। तो ये सारे आपने याद रखने हैं। और इसमें आप मेनली अगर मेरे से पूछा जाओ तो आपने मेनली क्या याद रखना है, एक ओवरऑल कैटेगरी और दूसरा आपने डेंटल कैटेगरी। डेंटल क्यों रखनी है, क्योंकि ये इस बार इंट्रोड्यूस की गई है, तो डेंटल वाली जरूर याद रखिएगा। तो डेंटल में टॉप पे कौन है, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस दिल्ली। तो मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस दिल्ली, मैं बार बार बोलूंगा, आपको दिमाग में पक्का फंसा देना ये मैंने। तो डेंटल कॉलेज कौन सा है, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस। तो डेंटल साइंस तो हो गई, तो आपने याद रखना मौलाना आजाद। ठीक है जी, तो बताइए क्या ये रिपोर्ट भी क्लियर है आप सबको, जल्दी से यस नो कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेशनल न्यूज पे आते हैं। ये मैं कुछ वन लाइनर लेकर आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वन लाइनर वाले। इसकी बात अगर मैं करूं तो वन लाइनर की बात अब हम करते हैं, फिर इसके बाद मैं फिर और रिपोर्ट्स भी आपको कराता हूं और इम्पोर्टेंट जो हमारी इंफॉर्मेशन रहेगी वो भी अभी मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए नेशनल न्यूज में ये वन लाइनर में मैं लेकर आया हूं आपके लिए। तो इसमें आपने जो याद रखना है वो फैक्ट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रेज्ड द कस्टम ड्यूटी ऑन बैम्बू। तो आपने ये याद रखना है कि बैम्बू के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है वो बढ़ा दी गई है। बैम्बू के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है वो बढ़ा दी गई है। तो वो कितनी बढ़ा दी गई है, फ्रॉम 10% टू 25%। तो इसमें आपने याद रखना है क्यों बढ़ा दी गई है, क्योंकि बैम्बू की जो प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा दुनिया में की जाती है चाइना के द्वारा। ठीक है, बैम्बू की जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में किस कंट्री के द्वारा की जाती है, वो की जाती है चाइना के द्वारा। तो चाइना बाइकॉट कैंपेन के अकॉर्डिंग, चाइना बाइकॉट कैंपेन के अकॉर्डिंग तो इंडिया भी अपने अलग अलग तौर तरीके अपना रहा है चाइना के प्रोडक्ट को बैन करने के लिए। तो उसमें उन्होंने बैम्बू के ऊपर, ठीक है, उसमें उन्होंने बैम्बू के ऊपर, और लोकल दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन है बैम्बू का, वो इंडिया है। तो इसीलिए उन्होंने अपने इंडिया जो लोकल है डोमेस्टिक बैम्बू प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए इस पे टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कितने परसेंट बढ़ा दिया, 15% से इंक्रीज कर दिया। सो 10 से अब कितना हो चुका है, 25%। तो ये आपने याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रेज्ड द कस्टम ड्यूटी ऑन बैम्बू। ठीक है, तो बैम्बू के ऊपर उन्होंने 25% से इंक्रीज कर दिया। तो आई होप ये भी क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट आगे देखिए, ये दो स्कीम्स इकट्ठी हैं। तो आप लोगों ने एक स्कीम सुनी होगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक ही उसके अंडर एक कैंपेन होता है या उसके अंडर एक कंपोनेंट जिसको हम बोला गया इन्होंने पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, आपने ये स्लोगन सुना होगा कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना पैसा एलोकेट किया है, तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है 4000 करोड़, 4000 करोड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पे तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए कितना पैसा एलोकेट किया, 4000 करोड़। क्लियर। सिमिलरली इन्होंने आगे माइक्रो इरिगेशन पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर रीजन को एक्सपैंड करने के लिए माइक्रो इरिगेशन फंड कॉर्पस, मतलब फंड भी रिलीज करना है। तो वो किसके द्वारा रिलीज करना है, विद द हेल्प ऑफ नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ मिलकर उन्होंने माइक्रो इरिगेशन फंड रिलीज करने के लिए नबार्ड के साथ काम करना है। और नबार्ड इस पे 5000 करोड़ मतलब इसमें वो करेगा, लैंड करेगा। सो 5000 करोड़ नबार्ड के द्वारा लैंड किया जाएगा। नबार्ड जो कि 1982 में बैंक बना था, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, नबार्ड जो कि 1982 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में। तो ये आपने याद रखना है, माइक्रो इरिगेशन के लिए नबार्ड को
नाबार्ड 5,000 करोड़ यहाँ पर देगा थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये दोनों स्कीम आपने इकट्ठी याद रखनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4,000 करोड़ करेगी और नाबार्ड 5,000 करोड़ करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ एक और न्यूज भी इकट्ठी मैं जोड़ के आपको बताता हूँ कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम है, CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम जो है, उन्होंने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम रखा है तुरंत कस्टम्स। ठीक है, क्या नाम रखा है? तुरंत कस्टम। और ये स्टार्ट कहां पर किया है? बेंगलोर एंड चेन्नई में। सो बेंगलुरु एंड चेन्नई में स्टार्ट किया CBIC के द्वारा तुरंत कस्टम। इसमें सिंपल सी भाषा में समझिए कि अपने इंटर डिपार्टमेंट, ठीक है ना, डिपार्टमेंट के अंडर ही कि एक जगह से दूसरी जगह अगर हमने कोई कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए फाइल्स या फिर पेपर वर्क की ज्यादा जरूरत ना पड़े, तो उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया तुरंत, जिसका मतलब क्या होगा? हमने अब सारा कुछ डिजिटल वे से ही करना है। तो अपने डिपार्टमेंट को डिजिटलाइज करने के लिए उन्होंने ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, इसका नाम क्या रखा है? तुरंत। तो ये किसने स्टार्ट किया है? CBIC ने, सॉरी, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो CBIC ने ये तुरंत स्कीम लॉन्च की है। तो आपने ये याद रखना है। CBIC के इस समय चेयरपर्सन है M अजीत कुमार। ठीक है, CBIC के इस समय चेयरमैन कौन है? M अजीत कुमार। तो इनके साथ मिलकर CBIC ने तुरंत प्रोग्राम लॉन्च किया। प्लस इन्होंने अभी रिसेंटली एक ऐप भी लॉन्च की है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? ई ऑफिस। तो इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? ई ऑफिस। सो ई ऑफिस एप्लीकेशन, ई ऑफिस एप्लीकेशन प्लस तुरंत स्कीम, दोनों ये लॉन्च किया अभी रिसेंटली। किसने? सेंटर बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने। तो ये दोनों आपको इकट्ठी समझ में आ गई है? जल्दी से बताइए यस और नो करके। क्या ये दोनों स्कीम्स आपको अच्छे से समझ में आ गई है? इकट्ठी मैंने बता दी है आपको। तो CBIC के द्वारा तुरंत एंड ई ऑफिस, ठीक है, वो अभी मैं आपको दूसरी स्लाइड में भी दूसरे PDF में दिखाऊंगा वो सारा कुछ। तो वो तुरंत और ई ऑफिस एप्लीकेशन CBIC के साथ द्वारा रिलीज की गई। चलिए नेक्स्ट, ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि टेक महिंद्रा कंपनी ने अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ साइन किया, सच दैट ये अब ऐसे व्हीकल्स बनाएंगे जो कि एमिशन बहुत ही कम करेंगे। ठीक है, एमिशन बहुत ही कम करेंगे। तो उस मिशन पे चलते हुए टेक महिंद्रा ने किसके साथ समझौता किया? यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ। चलिए नेक्स्ट, अभी रिसेंटली एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई, कोविड बीप। ठीक है, एप्लीकेशन का क्या नाम है? कोविड बीप। तो इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो फिजियोलॉजिकल पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम पे बेस्ड एक कोविड बीप ऐप लॉन्च की गई है, फैसिलिटेटेड फॉर कोविड-19 अफेक्टेड पेशेंट्स। इट स्टैंड फॉर कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन, बायोमेड ECIL, और इनके द्वारा ये बनाई गई है एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन जो है कोविड बीप, तो इसमें देखिए मेनली बताया गया जा रहा है कि कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, और इसमें आपको ये भी बताया जाएगा इस एप्लीकेशन में कि अगर आपके अराउंड किसी को कोई कोविड-19 का पेशेंट है, वो तो जैसे आरोग्य सेतु वो तो बताएगा ही बताएगा, प्लस अगर आपने किसी हॉस्पिटल में जाना है, हॉस्पिटल के लिए वेंटिलेटर्स की जरूरत है, तो वहां पर उसकी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि इस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर है या नहीं, तो वो भी इन्फॉर्म आपको करेगा। ऐसी एक ऐप, इंडिविजुअल ऐप मुंबई वालों ने भी लॉन्च की है, वो भी आपको बताऊंगा। तो ये मल्टीपर्पज है, मल्टीपल वर्क करेगी, वर्सेटाइल ऐप है कोविड बीप। तो इसमें आपने इसकी फुल फॉर्म देख लेनी है एक बार, कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन, बायोमेड ECIL। तो देखिए इसमें आपको मैं बताता हूं कि पिछले 3 से 4 महीने में नेशनल प्लस इंटरनेशनल बहुत सारी एप्लीकेशंस एंड स्कीम्स लॉन्च कर दी गई है सिर्फ कोविड-19 के ऊपर, है ना। तो कोविड-19 के ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशन और स्कीम्स लॉन्च कर दी गई है। तो इतनी सारी एप्लीकेशन का कंपाइलेशन याद रखना एक तो टास्क है, और इकट्ठा होना भी हमारे पास अवेलेबल भी तो हो, है ना, ये भी प्रॉब्लम है। तो आप ध्यान रखिए कि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दी हुई है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल
इंफॉर्मेशन है। बोला इंटरनेशनल जितनी एप्लीकेशंस और स्कीम है वो आप इस इंटरनेशनल वीडियो पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दी थी। वेयर एज नेशनल वाली अभी हम बना रहे हैं तो वो भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी। क्लियर है? तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, इंडिया हैज रिकॉर्डेड 29%। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इंडिया में, अब देखिए एशियाटिक जो लाइंस है, एशियाटिक लाइन आप जानते हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या होगी। एशियाटिक लाइन जो कि इस समय इंडिया में काउंटिंग में 674 हो चुके हैं। ठीक है, इंडिया में काउंटिंग में एशियाटिक लाइंस अब कितने हो चुके हैं, 674 फ्रॉम 523। तो इनका इंक्रीमेंट हो चुका है। तो कितने परसेंट ये बढ़ चुके हैं, 29% बढ़ चुके हैं। ठीक है, 29% ये बढ़ चुके हैं इंडिया में। तो एक बहुत ही एक अच्छी बात है हमारे लिए, एशियाटिक लाइंस की पॉपुलेशन 29% से बढ़ गई। तो इनके बेस में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आपको ये न्यूज तो अच्छे से समझ में आ चुकी है कि इंडिया में एशियाटिक लाइंस की पॉपुलेशन 29% से बढ़ चुकी है। तो ये एशियाटिक लाइंस जो हैं इंडिया में सबसे ज्यादा अगर पाए जाते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं गिर फॉरेस्ट में। ठीक है, तो गिर फॉरेस्ट, गिर नेशनल पार्क आपने सुना होगा, जूनागढ़ में है। तो मुझे बताइए ये किस स्टेट में है? गिर फॉरेस्ट जूनागढ़ में जो है गिर नेशनल पार्क, ये किस स्टेट में है, किस राज्य में है? जल्दी से बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। बहुत क्वेश्चंस इसके बेस्ड बन सकते हैं, मैं आपसे सभी पूछूंगा। तो गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट, अब देखिए एशियाटिक लाइंस जो हैं इनकी एक कैटेगरी रहती है। तो आपने वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो, गुजरात में एशियाटिक लाइंस की जो स्पीशीज होती है इनको बोला जाता है पेंथेरा लियो। पेंथेरा, ये भी आपको पता होना चाहिए, इनका साइंटिफिक नेम क्या रहता है, पेंथेरा लियो। पेंथेरा लियो, ये जो ट्राइब, ये जो इनकी स्पीशीज रहती है उनमें क्या है कि 5 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जाता है। तो इनको बोला जाता है पेंथेराइन कैट्स। 5 पेंथेराइन कैट्स कैटेगरी रहती है, जिसमें हमारे इंडिया में 5 पाई जाती है। मतलब ये और भी बहुत सारी होती है, इंडिया में 5 पाई जाती हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी हैं? जिनमें से एक तो हमारी होगी एशियाटिक लाइंस। ठीक है, एशियाटिक लाइंस एक तो हमारे इंडिया में पाई जाती है, एशियाटिक लाइंस। ठीक है, उसके अलावा बंगाल टाइगर्स। ठीक है, बंगाल टाइगर भी इसी कैटेगरी में आता है, पैंथेरियन कैट्स बोलते हैं इनको। हाँ जी, रिपीट कर देता हूँ। देखिए जो हमारे एशियाटिक लाइंस हैं, एशियाटिक लाइंस का जो ये सारे देखिए जितने भी लाइन ये आते हैं, लायन टाइगर, ये किसी ना किसी स्पीशीज के अंडर आते हैं। तो इनकी जो ऊपर अम्ब्रेला स्पीशीज चलती है उनको बोलते हैं पैंथेरियन कैट्स। ठीक है, ये किस स्पीशीज में आते हैं? पैंथेराइन कैट्स कैटेगरी में आते हैं, जो कि पांच पांच पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, हमारे इंडिया में 5 होती हैं। तो वो कौन कौन सी 5 पैंथेराइन कैट्स आती हैं? तो एक तो है हमारी एशियाटिक लायंस। ठीक है, एक है हमारे एशियाटिक लायंस। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एशियाटिक लायंस। एशियाटिक लायंस किस स्टेट का स्टेट एनिमल है ये भी हमें पता है। तो ये किस स्टेट का है? गुजरात का। तो गुजरात का स्टेट एनिमल क्या है? एशियाटिक लायंस। सिमिलरली सेकंड है स्नो लेपर्ड। हाँ जी, आप बता सकते हो स्नो लेपर्ड किस स्टेट का स्टेट एनिमल है? किस स्टेट का स्टेट एनिमल स्नो लेपर्ड है? तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। स्नो लेपर्ड किस स्टेट का स्टेट एनिमल है? जैसे मैं बात करूं, पंजाब का स्टेट एनिमल ब्लैक बक है। सिमिलरली स्नो लेपर्ड किस स्टेट का एनिमल है, स्टेट एनिमल? सो याद रखना आपने, स्नो लेपर्ड हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही थर्ड देखिए, क्लाउडेड क्लाउडेड लेपर्ड। तो ये भी एक इसी कैटेगरी में आता है, क्लाउडेड लेपर्ड। ये मेघालय का स्टेट एनिमल है। मेघालय का स्टेट एनिमल क्या है? क्लाउडेड लेपर्ड। तो इनके अलावा चौथा आता है बंगाल टाइगर। हाँ जी, वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल क्या है? वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल क्या है? जल्दी से बताइए।
वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल, हाँ जी बिल्कुल सही। तो देखिए, नहीं तो स्टूडेंट्स क्या कह देते हैं, बंगाल टाइगर। सो बंगाल टाइगर वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल नहीं है, तो वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल क्या है, फिशिंग कैट। वेरी गुड तरुण जी। तो फिशिंग कैट स्टेट एनिमल ऑफ वेस्ट बंगाल, और एक बच गया इंडियन लेपर्ड। ठीक है, तो ये 5 कैटेगरी में होते हैं। ठीक है जी। तो इनके ऊपर कंजर्वेशन स्टेटस चल रहा है कि इनको हमने प्रोटेक्ट करके रखना है, जो हमारे एशियाटिक लाइन्स हैं। तो कंजर्वेशन स्टेटस जो होते हैं वो मेजर किए जाते हैं, जैसे शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, जिसमें शेड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2, जिसमें एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दी जाती है एनिमल्स को। ठीक है, अगर उनके ऊपर कुछ किया गया तो उनको फिर आपको हाई पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी। तो शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एशियाटिक लाइन्स को दर्ज किया गया है। तो आपने ये याद रखना है कि किस एक्ट में एशियाटिक लाइन्स को दर्ज किया गया है। तो शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो मुझे जल्दी से बताइए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कितने शेड्यूल आते हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 में टोटल कितने शेड्यूल्स हैं? जिसमें शेड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 में हाईएस्ट पेनल्टीज पे करनी पड़ती है और एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन देनी पड़ती है। वेयर एज शेड्यूल 3 एंड 4 में पेनल्टीज कम देनी पड़ती है, प्रोटेक्शन देनी पड़ती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जितनी हमें शेड्यूल 1 और 2 वाले एनिमल्स को देनी पड़ती थी। हाँ जी, बताइए कितने शेड्यूल आते हैं इसमें? अच्छा जी, वेरी गुड। चलो ये है, आप बता रहे हो खुद ही कि गूगल किया था, वेरी गुड। तो आपने ये याद रखना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में टोटल 6 शेड्यूल्स आते हैं, जिसमें पार्ट 1 और शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में जो एनिमल्स होंगे वो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन में रहेंगे, और अगर उन पे उनका शिकार किया गया तो बहुत ज्यादा हाई पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी और उसका सजा भी है। वेयर एज शेड्यूल 3 और 4 में डिस्कशन किया जाता है कि पेनल्टीज भी होंगी, बट इतनी ज्यादा हाई पेनल्टीज नहीं है जो शेड्यूल 1 और 2 वाले एनिमल्स में है। शेड्यूल 5 में डिस्कशन किया जाता है वो ले एनिमल्स जिनको हंटिंग किया जा सकता है। ठीक है, उनके ऊपर ये 1 2 3 4 वाला नहीं एप्लीकेबल। शेड्यूल 5 वाले एनिमल्स को हंट किया जा सकता है। ठीक है, शेड्यूल 6 में जो स्पीशीज होती हैं प्लांट्स की, वो वाली स्पीशीज होती हैं जिनको प्रोहिबिट किया गया है कि वो आप यहाँ पर उनका कल्टीवेशन और प्लांटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 6 शेड्यूल आपने याद रखने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो 4 कैटेगरीज में इसमें बहुत ज्यादा हाई पेनल्टीज और हाई सजा सुनाई जाएगी, और स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट होगा उन एनिमल्स का शिकार करना। अगर किया गया तो पेनल्टीज भी हाई है और सजा भी मिलेगी। वेयर यहाँ पर हाई प्रोटेक्शन होती है एनिमल्स की, यहाँ पर इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रोटेक्शन में फिर भी रहेंगे, और पेनल्टीज यहाँ पर लेस है। यहाँ पर एनिमल्स की हंटिंग की जाती है और इसमें बताया जाता है कि किन प्लांट्स की कल्टीवेशन और प्लांटिंग को प्रोहिबिट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा हमने बहुत बेसिक पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिया है किसके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। तो आई होप आपको ये एक्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी एक्ट के शेड्यूल 1 में एशियाटिक लाइन्स का डिस्कशन किया गया। सिमिलरली एक आपने सुना होगा साइट्स, CITES साइट्स अपेंडिक्स 1। तो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में भी इसका जिक्र किया जाता है। साइट्स आपने सुना होगा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो इसकी फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। जो स्पीशीज खतरे में है तो उनके ऊपर डिस्कशन किया जाता है साइट्स में। तो उसके अपेंडिक्स 1 में भी इसका जिक्र होता है। और एक और संस्था होती है IUCN, ये सुनी होगी आपने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसमें रेड लिस्ट होती है, तो रेड लिस्ट में भी एशियाटिक लाइन का जिक्र है। तो 3 मैंने आपको बताई हैं,
एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में इसका जिक्र है, सेकंड साइट्स के अपेंडिक्स 1 में इसका जिक्र है, और थर्ड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में इसका एंडेंजर्ड स्पीशीज में जिक्र है। तो आई होप आपको ये सारा अच्छे से समझ में आ चुका होगा। क्लियर है? ठीक है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत का पहला ऐसा और ग्रुप बन गया, डिपार्टमेंट बन गया जो फुली डिजिटलाइज हो चुका है। ठीक है, तो कोविड-19 की वजह से तो डिजिटलाइजेशन वाला काम चलते जा रहा है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरा डिजिटलाइज हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये सारी लास्ट वीक की हमारी न्यूज थी, जिसमें हमने ये बेसिक मैंने पहले भी करा दिया हुआ है, तो एक बार रीड कर लेते हैं कि जैसे म्यांमार, मेन फैक्ट मैं मेन पॉइंट अब आपको बता रहा हूँ। जैसे म्यांमार की मिलिट्री तोतमोदो नाम की मिलिट्री है, उन्होंने अभी फेसबुक का यूज करना है सच डैट के वहां पर म्यांमार में जो न्यूज फैलाई जाए बिल्कुल न्यूज करेक्ट न्यूज हो, बायस्ड न्यूज ना हो। ठीक है, तो करेक्ट न्यूज फैलाने के लिए म्यांमार की मिलिट्री जिसका नाम ततमादो है वो फेसबुक का यूज कर रही है। न्यूजीलैंड ऐसा कंट्री बन गया है जो कि कोरोना वायरस फ्री हो चुका है। तो आपने याद रखना ये कंट्री का क्या नाम है, कोरोना वायरस फ्री हुआ जो अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अभी ये वन लाइनर है, तो आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, उसमें आपने पढ़ने हैं। तो अब मैं आपको जो 13 नेक्स्ट 15 टू 21 जून वाली न्यूज वो अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। तो ये सारे हमने इंपॉर्टेंट सर्वे कर लिया है। तो अब मैं नेक्स्ट पीडीएफ आपको लगा रहा हूँ, तो उसमें आपसे बेस्ड आपको इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, पहले आपने वो सॉल्व करने हैं, फिर हम उस पीडीएफ को करेंगे अच्छे से। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी, तो नेक्स्ट देखिए 15 टू 21 तक जून तक के करंट अफेयर्स हैं, तो आप इनको सॉल्व कीजिए। 5 क्वेश्चंस ये हैं, जल्दी से कीजिए 5 क्वेश्चंस। तब तक मैं जब ये कर लेंगे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं फिर आपको इनके सॉल्यूशन बताता हूँ। 5 ये हैं, 5 और हैं। डन? ठीक है जी, चलिए फर्स्ट का क्या आंसर आ रहा है? वेरी गुड, ठीक है जी, फर्स्ट का ऑप्शन ए ओवरहेड इक्विपमेंट। नेक्स्ट सेकंड ई 4000 करोड़। नेक्स्ट थर्ड डी 29%। वेरी गुड। नेक्स्ट फोर्थ वर्ल्ड एक्रीडेशन डे, सो इट इज ई 9th जून। नेक्स्ट फिफ्थ ऑप्शन ए आई कमिट, बिल्कुल सही है जी। चलिए अब आप कीजिए ये वाले 5 क्वेश्चंस। हाँ जी, हो गया? हाँ जी, सभी एक बार देख लीजिए सभी क्वेश्चंस। चलिए डन। सबसे पहले देखिए, नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रोमानिया। सो ऑप्शन नंबर डी राहुल श्रीवास्तव। नेक्स्ट, which state government has started street vendor registration portal मुख्यमंत्री शहरी पाठ व्यवसाय योजना। सो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। यस, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, नेम द फ्लैगशिप प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय सीबीआईसी। तो कौन सा अभी पढ़ा हमने? तुरंत कस्टम्स। नेक्स्ट, स्टेट कैबिनेट ऑफ विच स्टेट हैज अडॉप्टेड वंदे उत्कला जननी ग्लोरी टू मदर। तो ये स्टेट का नाम है ओडिशा। और लास्ट, विच कंट्री हैज डिसाइडेड इटसेल्फ फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस। तो वो स्टेट कंट्री कौन सी बनी है? न्यूजीलैंड। तो आई होप आपको ये सारे अच्छे से अब आ रहे हैं। तो वो भी जो नहीं हमने इसमें वो भी मैंने कराए, वो पिछली पीडीएफ में सारे आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जितने भी हम इस वीक में करेंगे, तो उसके पहले मैं आपको 10 से 20 तक के क्वेश्चंस देखूंगा, जितने बन पाए तो वो क्वेश्चंस आपको पहले करा दिया करूंगा। ठीक है जी। तो आप में से कोई अर्ली मॉर्निंग भी बैच लगाते हैं? जैसे आज 8 to 9:30 था और दूसरा 11:30 to 1।
आप तीनों में से कोई और लगाता है ये बैच? अच्छा, आप दोनों लगाते हो, ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके। और मनप्रीत जी का? एंड थर्ड भी है एक, थर्ड कौन है? विभा जी। ओके ठीक है, डेली लगाते हो। तो अभी तो जैसे नेक्स्ट वीक से, तो जैसे अभी जो मैंने करा दिया तो वो मैं सुबह वाले बैच में ही सारा इकट्ठा करा देता हूँ। तो अभी हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि दो दो बैचेस में आपका रिपीट ना हो, ठीक है? तो रिपीट जैसे हो जाता है ना कई बार, तो वो ना हो। तो वो हम उसके अकॉर्डिंग अब हम प्लान करेंगे, तो एक ही बैच हम बना रहे हैं फिर ऐसे, ठीक है जी? तो हाँ जी, तो अभी तक क्लियर हो रहा है सारा सभी को? आप तीनों तीनों को क्लियर है? ठीक है जी। हाँ जी, ये जो विभा जी हैं इनका रिप्लाई नहीं आ रहा कोई। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये रिपोर्ट तो आपने फिर सुबह पढ़ी होगी, तो दोनों ने आपने ये पढ़ी है। चलिए फिर हम रिवीजन ही कर लेते हैं। तो पिछली रिपोर्ट जो मैंने कराई थी, हाँ जी, जो पीछे मैंने कराई थी वो हमने अच्छे से कर ली है सारी। तो वो न्यू था, तो ये मुझे लगा था इस बैच में सारे डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आज नहीं लगाया, फिर मीन्स आपके लिए नया ही होगा ये टॉपिक। और तरुण जी आपने लगाया था आज वाला? ठीक है, तो चलिए फिर आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए मैम, सो देखिए जी, सबसे पहले यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट रिलीज हुई है इस वीक में। तो वो रिलीज हुई है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020, जिसका टाइटल उन्होंने रखा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 इंटरनेशनल प्रोडक्शन बियॉन्ड द पेंडेमिक। ठीक है, अब इसमें सिंपल सी बात समझिए कि ये बात कर रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, एफडीआई के ऊपर ये बात की जा रही है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में होता क्या है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाकर बिजनेस करती है, और उसमें बिजनेस करने के लिए कुछ वहां पर पहले टैक्स पे करती है और वहां पर इन्वेस्टमेंट करती है और वहां के लोगों को रोजगार भी देती है। तो ऐसे कुछ पॉइंट रखे जाते हैं, कंडीशंस रहती है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अभी क्या हुआ, ग्लोबली 40% से डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ग्लोबली 40% से ये डिक्रीज हो गई। ये रिपोर्ट रिलीज किसने की है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसका हेडक्वार्टर भी आपने याद रखना है, कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपने सारे पॉइंट मेन मेन याद रखने हैं कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर है। उन्होंने जो रिपोर्ट रिलीज की है उनके अकॉर्डिंग कितने परसेंट डिक्रीज हुआ? 40% एफडीआई डिक्रीज हो चुका है। पहला पॉइंट ये क्लियर है। अब इसके बाद उन्होंने बताया कि ये आगे फर्दर डिक्रीज होता जाएगा और इसकी जो रिकवरी होगी वो स्टार्टिंग हो जाएगी 2022 से। 2022 में इसकी रिकवरी होना शुरू हो जाएगा। और ये अभी तो डिक्रीज हो रहा है, तो 2021 में भी इसका कुछ डिक्रीज होगा। तो 5 से 10% तक और ये नीचे जाएगा, फिर रिकवरी 2022 में होनी शुरू हो जाएगी। तो ये रिपोर्ट इसके द्वारा रिलीज की गई और ये कह रहे हैं। अब डेवलप्ड कंट्रीज में ये कह रहे हैं कि 40 से 45% फॉल होगा, एशियन कंट्रीज में भी 40 से 45% फॉल होगा। तो ये सारी रिपोर्ट इनके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि ओवरऑल ग्लोबली 40% एफडीए डिक्रीज होगी और डेवलप्ड और एशियन कंट्रीज में भी 30 to 45% प्रिडिक्शन लगाई जा रही है कि एफडीए इतनी कम हो सकती है। ठीक है, तो अभी इनकी रिपोर्ट इससे पहले भी आई थी जनवरी मंथ में। तो तब उनका ये कहना था कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर एफडीआई किसी कंट्री में है तो वो किस कंट्री में होता है? वो है अमेरिका। तो अमेरिका में सबसे ज्यादा एफडीआई किया जाता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर होती है तो वो किस में होती है? अमेरिका में होती है। दूसरी सबसे ज्यादा अगर होती थी वो होती है चाइना में।
ठीक है। सबसे ज्यादा अमेरिका में, दूसरे नंबर पे चाइना। अब इंडिया ने जंप किया था 12 पोजीशन से 12th पोजीशन से 9th पोजीशन में 2019 में, ठीक है। 12th पोजीशन से 9th पोजीशन तक ये मूव किया था, जंप किया था इंडिया एफडीआई के मामले में, मतलब अच्छा जा रहा था। लेकिन अब कोविड-19 की वजह से फिर एफडीआई में गिरावट आनी शुरू हो गई। क्लियर है। तो ये रिपोर्ट किसने रिलीज की? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में। तो उनका ये 30th एडिशन था, जिसके अकॉर्डिंग 40% एफडीआई गिरावट हो गई। और अब इनके ऑल्टरनेट अब क्या चल रहा है? राइट इश्यूज वाला प्रोजेक्ट काम चल रहा है। राइट इश्यूज को भी हम समझेंगे कि जैसे मैं बोलता हूँ कोई कंपनी है रिलायंस इंडिया लिमिटेड, तो इन्होंने, इनको पैसे की शॉर्टेज पड़ रही है, तो इनके जो अपने इन्वेस्टर्स होते हैं तो उनके लिए ये क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं तो उनके लिए ये क्या करते हैं, कुछ शेयर्स रिलीज कर देते हैं। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को ये जो शेयर रिलीज करेंगे तो वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स उनको खरीद लेंगे। तो वो खरीदेंगे क्यों? ऐसा क्या लालच दिया जाता है कि एक कंपनी के द्वारा? तो वो जैसे सपोज कीजिए कि इस समय, जैसे मैं कुछ टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, 1460s के करीब पे रिलायंस का एक शेयर बिक रहा था, ठीक है। रफली 1460s पे रिलायंस का एक शेयर बिक रहा था, एग्जाम्पल लेके चलिए। तो जो इनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनके पास पहले ही इनके शेयर होते हैं, तो रिलायंस कंपनी उनको कुछ अमाउंट पहले ही शेयर जब वो रिलीज करना चाहती है, क्योंकि उनको कैपिटल की जरूरत है, तो वो उनको सस्ते रेट पे शेयर सेल करती है, सच डेट कि मार्केट में हमें अनसर्टेनिटी है, पता नहीं कोई खरीदे ना खरीदे इतनी जल्दी। लेकिन हमारे जो पर्सन है, जो हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, उनको हम एक प्रॉफिट देते होते हैं। वो प्रॉफिट क्या है कि हम उनको कुछ रिलैक्सेशन मीन्स डिस्काउंट पे हम उनको शेयर देंगे। तो जब वो शेयर डिस्काउंट पे देंगे, ये शेयर जल्दी से जल्दी इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर खरीद लेते हैं। क्यों खरीद लेते हैं? उनको होता है कि अगर इन्होंने कुछ लिमिट, कुछ समय के लिए ये रिलीज किया, अगर हम इसको अभी खरीद लेंगे, तो अगर हम इनको 460 पे तो वैसे ही मार्केट में बिक रहा है, अगर हम इसको 1360 पे बेचेंगे फिर भी हमें 160 का प्रॉफिट होगा। तो आप जैसे ब्लैक में समझते हो ना, चीज होती है, लेकिन ये ब्लैक वाला काम नहीं है, ये बिल्कुल लीगल काम रहता है। तो इसको बोलते हैं कि अपने राइट्स, अपने शेयर्स को बेच देना, सच दैट टू डेवलप द कैपिटल, पैसे को जल्दी जनरेट करने के लिए ये ऐसे किया जाता है। तो इसको बोलते हैं राइट इश्यूज करना। तो अपनी कंपनी का कुछ परसेंट शेयर बेचा जाता है। तो जैसे अभी इन्होंने फेसबुक को भी बेचा था 9.9% के करीब, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग हिस्सों में ये शेयर होल्डिंग चलती रहती है, तो वो उसको बोलते हैं राइट इश्यूज। तो अभी एफडीआई की अगर मैं बात करूं, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट ने बोला कि एफडीआई की गिरावट आ गई। जीडीपी की, अभी हमने पढ़ा था, जीडीपी फॉल कर गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो इसलिए हर कंपनी राइट इश्यूज वाला कंसेप्ट फॉलो कर रही है। तो आपने इसके ऊपर भी एक स्टडी करनी है, थोड़ा रिसर्च जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी आप जब इकोनॉमी में पढ़ते हो, आईपीओज है ना, आईपीओज इनिशियल परफॉर्मिंग ऑफरिंग, और एफपीओज, ये सारी चीजें फॉलो ऑन परफॉर्मिंग ऑफरिंग, ये जब चीजें पढ़ोगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप समझिए। हाँ जी, फिर ये बहुत लंबा टॉपिक बन जाता है। इकोनॉमिक्स की क्लास में आप ये पढ़ रहे होंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और जो एफपीओज होते हैं, जिसमें एक तो जिनकी कंपनीज जो रजिस्टर्ड होती हैं, आपने सुना होगा ना, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। एक में निफ्टी यूज होता है ना, तो निफ्टी में 50 कंपनीज आती हैं, बॉम्बे में 30 कंपनीज आती हैं। तो इसमें जो रजिस्टर्ड होंगी, हाँ जी पढ़ा होगा ना आपने, हाँ जी याद आ गया, तो उसमें रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। तो जब तक रजिस्टर्ड नहीं कंपनीज हैं, तो वो आईपीओज में कहलाई जाती है ना, तो आपने ये पढ़ा होगा, हाँ जी। तो वो आईपीओज कहलाई जाती है, जब वो रजिस्टर्ड हो जाती है तो वो, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद राइट इश्यूज वाले आते हैं। चलिए जी, आगे देखिए, इंडिया रिलीजेस नेशनल रिपोर्ट ऑन स्टेट ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस। तो अगली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, हमारी रिपोर्ट क्या कह रही है कि इंडिया ने अभी नेशनल रिपोर्ट रिलीज किया है, किसके ऊपर? क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर। कि क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर इंडिया ने अभी नेशनल रिपोर्ट रिलीज की है। इंडिया की किस मिनिस्ट्री ने रिलीज की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर एक डिपार्टमेंट आता है आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट।
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ये एक एजेंसी है किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ मिलकर, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, उसकी एजेंसी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसको जो कि क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर बता रही है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। इसका टाइटल क्या है, असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन। असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन। तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो टेम्परेचर राइज हुआ है वो 0.7 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है। तो ये आपने याद रखना है। तो ये रिपोर्ट रिलीज किसने की है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। उसकी एजेंसी कौन सी है जिसने तैयार की है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो उन्होंने बोला है कि 0.7 डिग्री सेल्सियस इंडिया का टेम्परेचर पिछले 100 सालों में बढ़ गया। रफली 100 साल, वैसे 118 इन्होंने बोले, तो पिछले 100 सालों में बढ़ चुका है ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन की वजह से। क्लियर है। आगे इन्होंने बोला कि अगर ये इसी रफ्तार से बढ़ता गया, ठीक है ना, नॉर्मल कंडीशंस में 2.7 डिग्री सेल्सियस तो पक्का बढ़ेगा ही बढ़ेगा इस सदी के अंत तक। और अगर ये और इसमें कंट्रोल नहीं किया गया और वर्स्ट कंडीशंस भी आ गई तो वो 4.7 डिग्री तो लेकर जाएगा ही, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा चेतावनी वाली सिचुएशन है। ठीक है, सो 2099 आते आते वर्स्ट सिनेरियो तक का उन्होंने टेम्परेचर रिलीज किया है, 4.4 डिग्री सेल्सियस जाएगा। नेक्स्ट, इनके अकॉर्डिंग मॉनसून पे भी इफेक्ट पड़ेगा। जो हमारा मॉनसून आ रहा है तो मॉनसून पे कितना इफेक्ट पड़ जाएगा, 6% तक मॉनसून में गिरावट आ जाएगी। तो जितना मॉनसून के ऊपर हमारा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, तो एग्रीकल्चर हमारा आज भी मॉनसून पे डिपेंडेंट है। तो अगर मॉनसून में 6% गिरावट आ गई मीन्स बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें जो कारण एक ब्राउन क्लाउड्स भी बोला गया, मीन्स जो कि पोल्यूशन की वजह से ब्राउन क्लाउड बन जाते हैं, तो उसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ब्राउन क्लाउड्स। नेक्स्ट, हीट वेव्स जो होंगी वो 4 गुना हो जाएंगी। जो गर्म हवाएं हैं, हीट वेव्स आ रही हैं, तो उसमें क्या होगा, हमारे जो ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सारे कारण इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से जो हीट वेव्स होती हैं वो 4 गुना बढ़ जाएंगी, 4 टाइम्स हो जाएंगी। तो ये भी पॉइंट जिक्र इसका किया जा रहा है। तो आपने एक बार इस रिपोर्ट को नजर मारनी है। तो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, तो इसमें आपने याद रखना है रिलीज किसके द्वारा किया गया और इसका टाइटल क्या है, और इसमें ग्लोबली मतलब इंडिया का पूरा एवरेज जो निकाला गया वो कितना रहेगा। बस इतने पॉइंट आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट, एक हमने स्कीम पढ़ी थी प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम या प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जिसमें जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रेडी वाला ठेला वाला है, उनको सिडबी बैंक जो था, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, सिडबी बैंक जो था लोन प्रोवाइड करेगा, माइक्रो लोन कितने का, 10,000 रुपए का। ठीक है, 10,000 रुपए तक का माइक्रो लोन इनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपने ये याद रखना है, सिडबी बैंक। ठीक है, तो सिडबी बैंक 10,000 तक का लोन प्रोवाइड करेगा और 50 लाख तक इन्होंने रखा अभी। तो वो हमने बेसिक पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। अभी ये नहीं है, अभी ये बता रहे हैं इस टॉपिक में, इस न्यूज में ये बताया जा रहा है कि इनके साथ एक और मिनिस्ट्री जुड़ चुकी है जिसका नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ सिडबी बैंक मिलकर इस स्कीम को देखेगा। ठीक है, अंडर द गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर सिडबी काम करेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मिनिस्टर कौन है, हरदीप सिंह पुरी। तो आपने याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मिनिस्टर कौन है, हरदीप सिंह पुरी। वेयर एज सिडबी बैंक की अगर मैं बात करूं, सिडबी बैंक बना था 1990 में, 1990 में बना था सिडबी बैंक, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इसके एग्जीक्यूटिव कौन है, मोहम्मद मुस्तफा। तो बाकी फैक्ट भी आपको साथ साथ बताते जा रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की गाइडेंस के तहत सिडबी बैंक के साथ मिलकर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को कारगर साबित किया जाएगा, मतलब पूरा काम किया जाएगा। और सिडबी इसमें जो बाकी बैंक्स भी हैं, शेड्यूल बैंक हो गए, ठीक है, फिर उसके साथ अगर हम बात करें एनबीएफसी हो गई, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, इन सभी के साथ मिलकर ये काम किया जाएगा। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, मुझे बताइए इंडिया में इस समय नेशनलाइज्ड बैंक कितने हैं? इंडिया में इस समय टोटल नेशनलाइज्ड बैंक कितने हैं? अगर बैंक के ऊपर अगर मैं बात करूं तो आपने याद रखना है
इस समय अभी आज की अगर मैं बात करूं कम हो चुके हैं। ठीक है, आपने याद रखना है कि अब नेशनलाइज्ड बैंक कम हो चुके हैं, क्योंकि पीछे भी अभी अप्रैल में भी आपने सुना होगा कि रिफॉर्म्स लाए गए, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा अभी चेंजेस किए गए हैं। तो काफी चेंजेस किए गए, तो उनके अकॉर्डिंग आपने याद रखना है इस समय कितने हैं। ठीक है ना, पिछले का नहीं हम बात कर रहे, हमने बात करनी इस समय कितने हैं। तो इस समय इंडिया में नेशनलाइज्ड बैंक कितने हो चुके हैं? 11। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखना है। इस समय इंडिया में नेशनलाइज्ड बैंक की गिनती कितनी हो चुकी है? 11। तो 11 नेशनलाइज्ड बैंक रह चुके हैं, पहले 20 हुआ करते थे। तो अब की बात मैं कर रहा हूँ और आपसे अभी का पूछा मैंने। क्लियर है? अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें, इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं? अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया में इस समय पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, तब आप कितने बताओगे? तो आपने याद रखना है इंडिया में इस समय पब्लिक सेक्टर बैंक हैं 12। ठीक है, सो पब्लिक सेक्टर बैंक 12 हैं, वेयर एज नेशनलाइज्ड बैंक 11 है। तो इसमें डिफरेंस जो एक का आ रहा है वो कौन सा बैंक है? नेशनलाइज्ड बैंक है 11, पब्लिक सेक्टर बैंक है इस समय 12। तो दोनों में एक का जो डिफरेंस आता है वो कौन सा बैंक है? तो वो बैंक का नाम आपने याद रखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। तो वो क्यों आ रहा है? नेशनलाइजेशन जो बैंक्स में होनी शुरू हुई थी वो 1969 से और शुरू हुई है, और 1980s में तो बहुत बड़ी होगी, 20 बैंक तो यहीं पर बने थे। फिर उसके बाद ये एमलगमेशन या मर्जर होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि इस समय नेशनलाइज्ड बैंक 11 है, और जो एसबीआई बना था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1955 में बना था। ठीक है, और नेशनलाइजेशन पहला हुआ था 1969 में। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एसबीआई इसमें नहीं आता। क्लियर है? तो 14 पहले थे, 6 बाद में बन गए, टोटल हो गए थे 20। फिर उसके बाद न्यू बैंक ऑफ इंडिया 1993 में चला गया, हो गए थे 19। फिर लेटर ऑन पिछले साल विजय बैंक और देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गए थे, तो हो गए थे 17। और इस साल आपने सुने होंगे काफी बैंक मतलब हो चुके हैं मर्ज, मतलब 17 से अब रह चुके हैं 11। तो वो जो 17 से 11 रह चुके हैं, मतलब 6 मर्ज हुए हैं। तो वो जो मर्ज हो गए हैं, जो पंजाब नेशनल बैंक में कुछ हो गए 2, फिर एक कैनरा बैंक में हो गया, फिर 2 यूनियन बैंक में हो गया और एक इंडियन बैंक में हो गया। तो ऐसे जाकर अब टोटल, हाँ जी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जाकर टोटल कितने हो चुके हैं? 11। तो ये आपने पॉइंट याद रखने हैं, जैसे यूनाइटेड बैंक और ओबीसी पीएनबी में हो गया, सिंडिकेट कैनरा में हो गया, कॉर्पोरेशन एंड आंध्रा बैंक यूनियन बैंक में हो गया, और इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में मर्ज हो चुका है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट है, अप्रैल में हुआ अभी रिसेंटली। ठीक है, मैं कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, ये अभी हुआ है अप्रैल के मंथ में। तो आपने, तभी मैंने आपसे पूछा कि इस समय इंडिया में नेशनल बैंक कितने हैं? 11, और पंजाब पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हो गए? 12। और ये जो एक का गैप है वो किसका है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये डेफिनेशन किसको लेकर चल रही है? इसको, कि ये तो 1955 में बना था। ठीक है ना, इसकी नेशनलाइजेशन 1955 में होगी थी, इसको फिर पब्लिक सेक्टर में डिक्लेयर कर रहे हैं तब से। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस आपने याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएनओ की बात करें, यूएनओ यूएनओ का एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 ग्रुप रहते हैं, 2 पार्ट्स में रहता है, एक परमानेंट मेंबर वाले होते हैं और एक नॉन परमानेंट मेंबर वाले होते हैं। जो परमानेंट मेंबर है उनके पास वीटो पावर होगी, और वो 5 है, रशिया, फ्रांस, अमेरिका, चाइना, यूके। तो ये परमानेंट 5 मेंबर हैं, और जो नॉन परमानेंट हैं वो मतलब 10 हैं, वो 2-2 सालों बाद चेंज होते हैं। तो अभी इनमें से अभी जो वोटिंग हुआ उसके अकॉर्डिंग इंडिया इलेक्ट हो गया एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो इसका जो कार्यकाल या टर्म शुरू होगा वो 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो जाएगा। प्लस आपने ये भी याद रखना है कि इंडिया के साथ 3 और कौन से देश आए हैं इसमें? आयरलैंड, मैक्सिको एंड नॉर्वे। ठीक है, 3 कंट्रीज और इसमें आ गए हैं।
आयरलैंड, मैक्सिको एंड नॉर्वे। तो ये 4 कंट्रीज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एज अ नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट किए गए। तो ये आपने याद रखने हैं। क्लियर है जी? जल्दी से बताइए, समझ में आ रहा है? सारा क्लियर होता जा रहा है? बिल्कुल सही जी, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। IMD, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप सिंपल याद रखिए रैंकिंग के एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट डेवलपमेंट पे, जो कि ये बताता है कि किस देश में एजुकेशन के ऊपर कितना फोकस किया गया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना फोकस किया गया। तो इन सभी सेक्टर्स को देखते हुए वो रिपोर्ट रिलीज करता है। उनके अकॉर्डिंग सिंगापुर टॉप पे और इंडिया 43rd रैंक पे है। और ये जो सर्वे किया गया आउट ऑफ 63 कंट्रीज में किया गया, इसलिए इंडिया का रैंक अच्छा नहीं है। अगर मैं बोलता 200 कंट्रीज में आया फिर हम बात कर सकते थे कि अच्छा है, लेकिन ये हुआ ही 63 में। वही है कि 3 लोगों की रेस में मैं आ गया थर्ड, तो ये नहीं कि कहना कि मैं थर्ड ही हूँ, अच्छा रैंक है। तो वही चीज है कि 63 में 43 रैंक है, बहुत ज्यादा अच्छा रैंक नहीं है। क्लियर? चलिए, ये है IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बात करता हूँ भारत की, तो भारत में देखिए अलग अलग राज्यों से भारत में स्टेट्स में अपने स्टेट्स में वापस गए हैं। जैसे मैं बात करता हूँ ये वाली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन स्टेट्स में बहुत ज्यादा माइग्रेट जो वर्कर्स थे वो अपनी स्टेट में वापस चले गए, ठीक है ना। वो यहाँ पर वापस जब आए तो उनके लिए क्या है कि रोजगार की प्रॉब्लम आ रही है। तो रोजगार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 12 मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर एक स्कीम लॉन्च की है जिसको नाम दिया गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है, क्या नाम दिया? गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इसके तहत कि जो माइग्रेटरी जो ये वर्कर्स आए हैं, माइग्रेंट वर्कर्स अपनी अपनी स्टेट में वापस आए हैं, तो उनको हम रोजगार प्रोवाइड करेंगे। तो ये स्कीम लॉन्च कहाँ से की गई है? बिहार से लॉन्च की गई है। तो किन स्टेट्स में है? यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड एंड बिहार। तो इन राज्यों में ये स्कीम लगाई जाएगी। और लॉन्च कहां पर की गई है, बस ये आपने याद रखना है, वो स्टेट है बिहार। ठीक है जी। तो और इसमें कितनी मिनिस्ट्रीज हैं? 12 मिनिस्ट्रीज इसमें काम करेंगी, 12 डिपार्टमेंट काम करेंगे। कौन कौन से हैं ये देख लीजिए, याद नहीं रखने, बस देख लीजिए। रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, एनवायरमेंट, रेलवे, प्रोटेक्शन, पेट्रोलियम, नेचुरल, ये सारे डिपार्टमेंट इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज देखिए, अगली न्यूज भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये स्कीम कौन सी है? स्कीम का नाम है आई फ्लो। तो आई फ्लो का मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। तो आई फ्लो का मतलब है इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। ये स्कीम जो लगाई गई है, ये जो सिस्टम टेक्नोलॉजी लगाई गई है, ये कहां पर अभी लगाई गई है? मुंबई में लगाई गई है। तो फ्लड वार्निंग, अगर जब बाढ़ आने वाली होगी उससे पहले वार्निंग दी जाएगी कि लोग अपना अपना बचाव कर लें, सामान अपना जो कैरी करने वाला है, इजी टू कैरी है, उनको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको कैरी करके एक सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। तो फ्लड वार्निंग सिस्टम आई फ्लो लॉन्च किया किसने? अभी मुंबई ने। मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है, तो वहां पर ये लॉन्च किया गया। तो इसमें होगा क्या कि जब भी बाढ़ आने वाली होगी या ड्रेनेज लेवल, जो जमीन में ड्रेनेज लेवल है पानी उसका राइज कर गया, पानी अब और स्टोर नहीं कर सकता, तो इट मीन्स जो बाहर पानी होगा वो अपर और हाई जाएगा। तो अगर इतना हाई जा रहा है तो वो उसको हमने कंट्रोल करके रखना है। तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन हम इसको इससे इसकी वार्निंग तो हम लोगों को दे सकते हैं। तो वो वार्निंग देने के लिए एक लॉन्च किया गया सिस्टम जिसका नाम है आई फ्लो। ठीक है, चाहे ये कोस्टल रीजन, चाहे ये समुद्री रीजन से पानी आ जाए, चाहे ये बरसात का पानी हो, नदियां उफान पर हो, उससे बाढ़ आ जाए, किसी भी वे से आए, तो उसको उसके लिए ये वार्निंग दे देगा। तो इंडिया में ये दूसरा ऐसा सिटी बना है जिसमें इंडिया का ऐसा ये दूसरा सिटी बना है जिसमें आई फ्लो लॉन्च किया गया। और इससे पहले एक सिटी कौन सा था जिसमें ये सबसे पहले लॉन्च किया गया था? वो थी चेन्नई। तो आपने याद रखना है, पहली सिटी कौन सी थी? चेन्नई। और उसके बाद दूसरी सिटी बन गई है मुंबई। और यही प्रोजेक्ट आगे बेंगलुरु और कोलकाता में भी लगेगा, बेंगलुरु एंड कोलकाता। तो वहां पर भी ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मुंबई, चेन्नई के बाद बेंगलुरु एंड कोलकाता। ठीक है, तो ये आपने स्कीम एक बार देख लेनी है, अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, आई फ्लो।
क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली स्कीम देखिए, यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते हैं। तो यूपी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना है इंडिया का सबसे ज्यादा रोजगार। तो इंडिया में सबसे ज्यादा मनरेगा स्कीम के अंडर रोजगार प्रोवाइड करने वाला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जिसके सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ और वहां के राज्यपाल गवर्नर का क्या नाम है? आनंदीबेन पटेल। तो उत्तर प्रदेश इंडिया का उत्तम सबसे ज्यादा रोजगार प्रोवाइड करने वाला मनरेगा स्कीम के तहत राज्य बन गया है। तो आपने ये याद रखना है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने ये काम किया है। तो मनरेगा की अगर मैं बात करूं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये इसका एम क्या है कि ये गारंटी प्रोवाइड करेगा, ये आपको गारंटी देगा किसके लिए? वर्क के लिए, आपको काम प्रोवाइड करेगा। तो वर्क हमारा क्या है? एक राइट भी है। सो राइट टू वर्क, ठीक है। तो राइट टू वर्क इसका एम है, टू प्रोवाइड, इट्स एम इज टू प्रोवाइड और गारंटी द राइट टू वर्क, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, मनरेगा का ये एम है। मनरेगा एक्ट आया कब था? 2005 में, और ये लागू कब हुआ? 2006 में। उस समय सरकार किसकी थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह की, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट फैक्ट है, याद रखने हैं। और मनरेगा एक इंडियन लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, ठीक है। इंडियन लेबर लॉ है एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम है मनरेगा, ठीक है। तो इस मनरेगा को बहुत ही इंपॉर्टेंट और पूरे वर्ल्ड वाइड माना गया है कि बहुत ही अच्छी स्कीम निकाली गई थी गरीबों के लिए। तो 100 दिन रोजगार तो हम पक्का प्रोवाइड करेंगे। अब कई राज्यों में 150 दिन भी है, 150 डेज भी है। तो ये आप अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, और किसी राज्य में ये रुपीज का भी अलग अलग रहता है, ठीक है। किसी किसी राज्य में ये अलग अलग रुपीज भी रहता है, कोई एक दिन का 100 रुपए भी देता है, कोई एक दिन का 200 भी देता है। तो अलग अलग स्टेट में ये अलग अलग चलता है, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री किसके अंडर आता है? मनरेगा, ये भी आपने याद रखना है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो मनरेगा किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, मनरेगा जो आता है किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसके मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये पॉइंट आपने सारे याद ऐसे रखते जाने हैं, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्चुअल पॉइंट्स होंगे इंपॉर्टेंट होंगे वो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। तो मनरेगा के अंडर रोजगार प्रोवाइड करने वाला देश स्टेट कौन सा बना? उत्तर प्रदेश, जिसने 57,57,12,975 इतने लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज देखिए कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने महाराष्ट्र में, देखिए जब भी हमारे घर मेहमान आते हैं हम कोल्ड ड्रिंक्स आगे रख देते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स जो कोका कोला, पेप्सी, ये सारा, फैंटा, ड्यू, जितना भी होता है, ये हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए केवीआईसी ने वहां पर महाराष्ट्र में एक आइटम है नीरा, जो कि वहां के आदिवासी लोग अच्छे से बना लेते हैं। तो नीरा जो फूड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, सॉरी कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, न्यूट्रिएंट रिच एक हेल्थ ड्रिंक है, ठीक है। तो इसको हेल्थ ड्रिंक बोला जाता है नीरा को। तो बहुत ही हेल्दी होता है, हाइजेनिक होता है। तो इसको बनाने के लिए आदिवासी लोगों को पूरी टूल किट प्रोवाइड की जा रही है। तो ये किसके द्वारा किट प्रोवाइड की जा रही है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर एक कमीशन है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो वो ये काम कर रही है। तो उन्होंने आदिवासियों को ये किट प्रोवाइड करनी है सच दैट वो नीरा, नीरा क्या है? एक सॉफ्ट ड्रिंक है जो कि हेल्दी होगी, रिच न्यूट्रिएंट रिच होगी, प्लस पाम गुड़, पाम क्या, पाम के जो ट्रीज होते हैं वहां से एक गुड़ बनता है। तो उसको बनाने का एक क्रिया इनको आती है, तो वो बनाएंगे और उसके लिए टूल किट प्रोवाइड की जा रही है। तो ये केवीआईसी याद रखना, और ये नीरा एंड पाम गुड़, इन दोनों के लिए आदिवासी लोगों को ये चीज प्रोवाइड की जा रही है। बस इसमें इतना ही आप याद रखिए, बाकी और इसमें कुछ इतना खास है नहीं। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स। जैसे हम जानते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनके साथ कौन होते हैं? हेल्पर उनके, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? जी किशन रेड्डी। किसके ये हैं? अमित शाह के। तो उन्होंने एक डिवाइस लॉन्च की है जिसका नाम क्या है? जर्मी बैन। तो जर्म्स को हटाने के लिए कोविड-19 की वजह से, अब देखिए जर्म्स, वायरस कहीं पर भी हो सकता है, तो उनके लिए स्प्रे करना है, ठीक है। स्प्रे करने के लिए डिवाइसेस चाहिए, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या अलग अलग बनाती जा रही है।
तो ऐसी एक जर्मी बैन नाम की डिवाइस बनाई गई है जो कि हॉस्पिटल, फिर लेबोरेटरीज, वैन, हर जगह पर या पब्लिक प्लेसेस पे भी ये लगाना शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो ये जर्मी बैन बनाया गया जो कि कहते हैं 99.9% वायरस को खत्म कर देगा। ठीक है, अगर किसी सरफेस के ऊपर वो बैठा हुआ है। ठीक है, तो यही आपने सिंपल याद रखना है। किसने लॉन्च किया? जी किशन रेड्डी ने। ये बनाया किसके द्वारा गया है? अलीप वी हब ने। तो अलीप वी हब जो कि वुमेन्स के द्वारा चलाया गया एक ग्रुप है, तो ये आपने याद रखना है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया वुमेन एंटरप्रेन्योर हब, बस। ठीक है, बहुत बड़ा लंबा नाम है, तो ये बस याद रखिए कि जर्मी बैन बनाया गया। ठीक है जी, जिसका काम क्या है? जर्म्स मींस वायरस को मारना। चलिए आगे। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये भी आप खुद कीजिएगा। सिप्री वाली भी वैसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। इसमें क्या कहा जा रहा है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम जो कि स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, तो उनके द्वारा सिप्री के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है। इसमें यह बताया जा रहा है कि किस देश के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स, कितने अलग अलग तरीके के वेपन्स हैं न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाले। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बताया गया कि सबसे ज्यादा अगर टॉप पे जो कंट्री बैठा है वो कंट्री कौन सा है? अमेरिका, जो कि इसको बनाने में सबसे ज्यादा प्रयास करता है। ठीक है, एनर्जी को, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने में टॉप पे कंट्री कौन है? अमेरिका। दूसरे पे कौन सा आ रहा है? रशिया। और इंडिया का रैंक है 6th इसमें। तो ये याद किया। सिप्री न्यू ईयर बुक 2020 इंडिया रैंक्ड 6th एज अ न्यूक्लियर वेपन इंक्रीज्ड सिंस 2019। तो ये आपने पॉइंट याद रखने हैं कि इंडिया 6th रैंक पर आता है। तो ये आप रिपोर्ट आगे देख लेंगे कि इंडिया का रैंक 6th है, यूएसए टॉप पे है और रशिया दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। और इसमें सिर्फ न्यूक्लियर वॉर हेड के अकॉर्डिंग ही नहीं है, इसके साथ और भी बहुत सारे कॉलम्स थे, तो इसमें मैंने सिर्फ 2 ही रखे हैं। ठीक है, तो आपने ये नहीं कहना कि वॉर हेड में यूएसए के पास ज्यादा है और रशिया के पास कम है, तो वो यूएसए टॉप पे कैसे आ गया। ठीक है, तो और भी बहुत सारे पॉइंट थे, तो मैं लेकर इसमें सिर्फ ये 2 कॉलम ही आया हूँ। ठीक है, तो इंडिया का रैंक 6 है और अमेरिका का सेकंड है। चलिए आगे देखिए। नेशनल न्यूज में आरोग्य पाथ एक बनाया गया। एक ऐसा पाथ मीन्स एक ऐसी रूट होगा जिसको आप फॉलो करोगे, आप जो बीमारी से है बंदा बाहर निकलेगा। मीन्स एक आरोग्य मीन्स रोग से बाहर निकलना, उसके लिए एक पाथ मीन्स एक ऐसी जर्नी, जो एक ऐसा पोर्टल बनाया गया है जिसमें हमें पूरी बताया जाएगा कि कैसे हम प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। मीन्स प्रॉब्लम यहाँ पर कोविड-19 की बात की जा रही है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो उससे बाहर कैसे निकलना है, एक्सरसाइजेस बताई गई, फूड के बारे में बताया गया, तो उसका सारा जिक्र इसमें हुआ है। चलिए आगे, ये आप छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट ये देखिए, एक हमारा इंडिया का पहला इंडियन गैस एक्सचेंज पोर्टल बनाया गया है। तो इसमें क्या होगा, इसे लॉन्च किया गया है एक ऐसा क्या कहते हैं इसको, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन, प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं गैसेस के लिए। जो गैस रिक्वायरमेंट होगी किसी गैस स्टेशन पे, डीजल स्टेशन होते हैं ना, तो गैस डिलीवरी के लिए इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म बनाया गया ऑनलाइन, जिसका नाम रखा इंडियन गैस एक्सचेंज। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूनियन पेट्रोलियम नेचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपको मैं यहां तक करा दिया है, तो अगले वाला आपने रीड करना है। ठीक है, आगे कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो जितना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो तो मैंने करा दिया। आगे जो इंपॉर्टेंट बचा वो 1 लाइनर है, एक एक लाइन वाले हैं, तो आप उसको इजिली रीड करेंगे। तो 2 वीक्स का इकट्ठा ही आपको आज के लेक्चर में करा दिया। तो आई होप आपको ये सारा अच्छे से समझ में आया होगा। तो तरुण जी की रिवीजन होगी और जिनका पहला लेक्चर था इस क्लास में, तो वो आपका समझ में आ गया होगा। सो कोई डाउट है आपको? क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो देखिए 1.5 आवर मैं कॉन्टिन्यूसली आपके लिए बोल रहा हूँ, तो प्लीज इतना रिप्लाई कर दीजिए कि समझ में आपको आ गया। थैंक यू विभा जी। तो ठीक है जी। सो आपको ये पीडीएफ मैं अभी सेंड कर देता हूँ। वैसे मैंने ये ग्रुप में सेंड कर दी है शायद, ठीक है, सुबह भी सेंड कर दी थी, तो पीडीएफ तो आप सबके पास होगी। हाँ जी, है ना सभी के पास? नहीं तो मैं दोबारा कर दूंगा अगर आप, ठीक है जी। सो ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। डे तो अब निकल गया, सो गुड इवनिंग, बाय बाय। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, वो मुंह पर ही चढ़ गया ना बार बार गुड बाय हैव अ नाइस डे पहला। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है जी, बाय जी, थैंक यू।
ओके जी।